नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 28 कंटिन्यू करती हूँ। मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक शक्ति, धन की ओर नौवां कदम। पैसा कमाने में सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है। बिना कार्य रूप में परिवर्तित किए सारी योजनाएं निष्क्रिय और बेकार हैं। यह अध्याय उस विधि का वर्णन करेगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति शक्ति को प्राप्त और उसका उपयोग कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति शब्द का इस्तेमाल उस संगठित प्रयास को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने में सक्षम है। संगठित प्रयास सद्भाव की भावना में एक निश्चित अंत की ओर काम करने वाले दो या दो से अधिक लोगों के प्रयास के समन्वय के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। पैसा जमा करने के बाद इसको बनाए रखने में भी शक्ति आवश्यक है। पता लगाते हैं कि शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि शक्ति संगठित ज्ञान है तो ज्ञान के स्रोतों की जांच करते हैं। अनंत बुद्ध ज्ञान के स्रोत से रचनात्मक कल्पना की सहायता के साथ एक और अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। संचित अनुभव इंसान का संचित अनुभव या इसका वह भाग जिससे संगठित और दर्ज किया गया है किसी भी अच्छी तरह से सुसज्जित सार्वजनिक पुस्तकालय में पाया जा सकता है। इस संचित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। प्रयोग और अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर दूसरे क्षेत्र में लोग प्रतिदिन नए तथ्यों को वर्गीकृत, इकट्ठा और व्यवस्थित कर रहे हैं। यह वह स्रोत है जिसकी ओर हमें तब रुख रखना चाहिए जब संचित अनुभव के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध न हो। यहाँ भी रचनात्मक कल्पना अक्सर इस्तेमाल की जानी चाहिए। ज्ञान पूर्वगामी स्रोतों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और कार्यवाही के संदर्भ में उन योजनाओं को व्यक्त करके शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्ञान के प्रमुख 3 स्रोतों की परीक्षा उस कठिनाई का खुलासा करेगी जो एक व्यक्ति को होती यदि वह ज्ञान के संयोजन और कार्यवाही के संदर्भ में निश्चित योजनाओं के माध्यम से इसे व्यक्त करने में अकेले अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता। यदि उसकी योजनाएं व्यापक हैं और वे बड़े अनुपात पर विचार करते हैं तो इससे पहले वह उनमें आवश्यक तत्व शक्ति भर सकें। आमतौर पर उसे अपने साथ सहयोग करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। मास्टरमाइंड के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना। मास्टरमाइंड इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का समन्वय। कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक पिछले अध्याय में इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण के लिए निर्देश दिए गए थे। यदि आप दृढ़ता और बुद्धि के साथ इन निर्देशों का पालन करते हैं और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में विवेक का उपयोग करते हैं तो इसे पहचानना शुरू करने से पहले ही आपका उद्देश्य आधा रास्ता तय कर चुका होगा। तो आप बेहतर तरह से एक उचित प्रकार से चुने गए मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपको उपलब्ध शक्ति की अमूर्त क्षमता को समझ सकते हैं।
हम यहाँ मास्टरमाइंड सिद्धांत की दो विशेषताओं को व्यक्त करेंगे, जिनमें से एक की प्रकृति आर्थिक व दूसरे की मानसिक है। आर्थिक विशेषता स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो खुद को सलाह, परामर्श और उन लोगों के व्यक्तिगत सहयोग से घेरे रखता है जो पूर्ण सामंजस्य की भावना के साथ दिल से सहायता देने के लिए तैयार है। सरकारी संगठन का यह रूप लगभग हर महान सौभाग्य का आधार रहा। इस महान सत्य की आपकी समझ निश्चित रूप से आपकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण कर सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मानसिक अवस्था को समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, गूढ़ है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का संदर्भन है जिसके साथ मानव जाति पूर्ण रूप में अच्छी तरह से परिचित नहीं है। आप इस बयान को एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी दो दिमाग कभी इससे संबंधित तीसरे अदृश्य उस अमूर्त शक्ति को नियमित किए बिना साथ में नहीं आते जिसकी तीसरे दिमाग से तुलना हो सकती है। इस तत्व को दिमाग में रखें कि पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही ज्ञात तत्व हैं, ऊर्जा और पदार्थ। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पदार्थ को अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की इकाइयों से विभाजित किया जा सकता है। पदार्थ की इकाइयां हैं जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है और उनका मनोविश्लेषण किया जा सकता है। इसी तरह ऊर्जा की इकाइयां हैं। मानव मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है। इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का है। जब दो लोग के दिमागों को सद्भाव की भावना में समन्वित किया जाता है तो प्रत्येक दिमाग की ऊर्जा आध्यात्मिक इकाइयां एक आकर्षण बनाती हैं जो मास्टरमाइंड की मानसिक अवस्था का गठन करता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या बल्कि आर्थिक विशेषता पहली बार 20 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी द्वारा मुझे ध्यान दिलाई गई। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के चुनाव के लिए जिम्मेदार थी। श्रीमान कार्नेगी मास्टरमाइंड समूह में 50 कर्मचारी शामिल थे जिनसे वह स्टील के विनिर्माण और विपणन के निश्चित उद्देश्य के लिए खुद को घेरे रखते थे। वह मास्टरमाइंड के माध्यम से जमा की गई शक्ति को अपने पूरे भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराते। किसी भी आदमी के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने बहुत अधिक धन संचित किया और उन लोगों का जिन्होंने मामूली धन संचित किया। आप पाएंगे कि या तो जानबूझकर या अनजाने में उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का ही उपयोग किया। महान शक्ति किसी भी अन्य सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। ऊर्जा प्रकृति के मूलभूत अंगों की सार्वभौमिक सेट है जिसमें से वह आदमी, पशु और वनस्पति जीवन के हर रूप सहित ब्रह्मांड की हर चीज का निर्माण करती है। एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे केवल प्रकृति ही पूरी तरह से समझती है, वह ऊर्जा को पदार्थ में बदलती है। प्रकृति के मूलभूत अंग इंसान की सोच में शामिल ऊर्जा में उपलब्ध है। मनुष्य की मस्तिष्क की तुलना एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की जा सकती है। यह आकाश से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है जो हर परमाणु में व्याप्त और पूरे ब्रह्मांड को भर देता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बिजली की बैटरी का एक समूह एक बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि एक विशेष बैटरी इसमें शामिल कोशिकाओं की संख्या और क्षमता के अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी। मस्तिष्क इसी तरह के काम करता है। इसी तथ्य के कारण कुछ दिमाग दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं और इस महत्वपूर्ण बयान की ओर ले जाते हैं। सद्भाव की भावना से जुड़े हुए दिमागों का समूह एक दिमाग की तुलना में अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा, बिल्कुल जैसे बिजली की बैटरी का समूह एक बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस रूपक के माध्यम से यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में
उन लोगों द्वारा उपयोग की गई शक्ति का राज है जो अन्य दिमाग वाले लोगों से खुद को घेरे रखते हैं। अब एक और बयान आता है जो कि मास्टरमाइंड सिद्धांत की मानसिक अवस्था को समझने और अधिक नज़दीक ले आता है। व्यक्तिगत दिमागों के एक समूह को सद्भाव में समन्वित और क्रियाशील किया जाता है जो उस संगठन से निर्मित बढ़ी हुई ऊर्जा समूह के हर व्यक्तिगत दिमाग को उपलब्ध हो जाती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधा के तहत अपना व्यापार करियर शुरू किया। यह भी उसी के समान ज्ञात तथ्य है कि 10 साल की इस आश्चर्यजनक छोटी अवधि के भीतर श्रीमान फोर्ड ने इन 3 बाधाओं पर महारत हासिल कर ली और 25 सालों के भीतर खुद को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि श्रीमान फोर्ड की सबसे तेज प्रगति ध्यान देने योग्य बात तब बनी जब वे थॉमस ए एडिसन के एक निजी दोस्त बन गए। और आप यह समझना शुरू कर देंगे कि एक दिमाग का दूसरे दिमाग पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम और आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि श्रीमान फोर्ड की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियां उस समय से शुरू हुईं जब उन्होंने हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बरबैंक प्रत्येक आदमी महान मस्तिष्क की क्षमता वाला व्यक्ति से परिचय बनाया। और आपके पास उस शक्ति के और सबूत होंगे जो दिमागों के अनुकूल गठबंधन के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। हम में से कोई भी संदेह नहीं कि हेनरी फोर्ड व्यापार और औद्योगिक दुनिया के सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों में से एक हैं। उनकी संपत्ति के सवाल पर चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं। श्रीमान फोर्ड के अंतरंग मित्रों का विश्लेषण करें जिनमें से कुछ का पहले से ही उल्लेख किया गया है और आप निम्नलिखित बयान को समझने के लिए तैयार हो जाएं। इंसान उन लोगों के स्वभाव, आदतों और विचारों की शक्ति धारण करता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ पाता है। हेनरी फोर्ड ने उन महान दिमागों के साथ अपना गठबंधन करके गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को पछाड़ दिया जिनकी विचारों की तरंगें उन्होंने अपने मन में सोख ली थी। एडिसन, न्यूयॉर्क, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने सहयोग के माध्यम से श्रीमान फोर्ड ने अपने स्वयं के मस्तिष्क की शक्ति में इन चारों लोगों की बुद्धि, अनुभव, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों का सार जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के तरीकों के माध्यम से मास्टरमाइंड सिद्धांत को विनियोजित और इस्तेमाल किया। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। हम पहले से ही महात्मा गांधी का उल्लेख कर चुके हैं। शायद उन लोगों में से अधिकतर लोग जिन्होंने गांधी के बारे में सुना उन्हें केवल एक सनकी छोटे आदमी के रूप में देखते हैं जो औपचारिक परिधान पहने बिना चारों ओर चला जाता है और ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबत कर देता है। हकीकत में गांधी सनकी नहीं है, लेकिन वह अब सबसे शक्तिशाली जीवित आदमी है। उसके अनुयायियों और उनके नेता में उनके विश्वास की संख्या से अनुमान, इसके अलावा शायद वह कभी जीवित सबसे शक्तिशाली आदमी है। उनकी शक्ति निष्क्रिय है, लेकिन यह वास्तविक है। हम सब विधि का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति प्राप्त की थी। इसे कुछ ही शब्दों में समझाया जा सकता है। उन्होंने यह शक्ति 20 करोड़ से अधिक लोगों को सद्भाव की भावना से तन और मन के साथ एक निश्चित उद्देश्य के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए प्रेरित करके हासिल की। संक्षेप में गांधी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि यह एक चमत्कार ही है जब 20 करोड़ लोगों को एक असीम समय के लिए सद्भाव की भावना में सहयोग के लिए मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित किया जा सके। यदि आपको शक है यह एक चमत्कार नहीं, कितने भी समय के लिए सामंजस्य की भावना में सहयोग करने के लिए किन्हीं भी 2 लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें।
एक व्यवसाय का प्रबंधन करने वाला हर आदमी जानता है कि कर्मचारियों को दूर से भी समान सद्भाव से उत्साह के साथ एक साथ काम करवाना कितना मुश्किल होता है। मुख्य स्रोतों की सूची में जिसमें से शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि आप देख चुके हैं, सबसे ऊपर अनंत बुद्धि आती है। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना के साथ समन्वय करते हैं और एक निश्चित उद्देश्य की ओर काम करते हैं, तो वे अनंत बुद्ध के महान सार्वभौमिक गोदाम से सीधे शक्ति अवशोषित करने के लिए गठबंधन के माध्यम से खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं, या शक्ति के सभी स्रोतों में सबसे बड़ी है, या वह स्रोत जिसकी ओर प्रतिभावान मुड़ जाता है, या वह स्रोत है जिसकी ओर हर महान नेता मुड़ जाता है। अन्य दो प्रमुख स्रोत जिनमें से शक्ति के संचय के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इंसान की इन 5 इंद्रियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय नहीं। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। अनंत ज्ञान गलती नहीं करता। बाद के अध्यायों में विधियों जिनके द्वारा अनंत ज्ञान से सबसे आसानी से संपर्क हो सकता है को पर्याप्त रूप से वर्णित किया जाएगा। या धर्म पर कोई कोर्स नहीं है, या पुस्तक में वर्णित किसी भी मौलिक सिद्धांत की किसी भी आदमी की धार्मिक आदतों के साथ या तो सीधे या परोक्ष से हस्तक्षेप करने का इरादा रखने के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इस किताब को केवल पाठक को निर्देश देने के लिए सीमित किया है कि कैसे वे पैसे के लिए अपनी इच्छा के निश्चित उद्देश्य को इसके मौलिक समतुल्य में परिवर्तित करें। पढ़ें, विचार करें, और जब पढ़ें तो यह उस पर ध्यान दें। जल्द ही पूरा विषय प्रकट हो जाएगा और आप इसे यथार्थ में देखेंगे। अब आप अलग अलग अध्यायों का विस्तार देख रहे हैं। पैसा मुझे पुराने समय की युवती की तरह शर्मीला और मायावी है। इसे उन्हीं तरीकों से आकर्षित और जीता जाना चाहिए जो एक दृढ़ प्रेमी अपनी पसंद की लड़की के प्रेम में इस्तेमाल करता है। और यह संयोग है कि पैसे को आकर्षित करने में प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक युवती को लुभावने में प्रयोग की जाने वाली शक्ति से बहुत अलग नहीं है। इस शक्ति का पैसे की खोज में सफलतापूर्वक प्रयोग अवस्था के साथ मिश्रित करके ही किया जाना चाहिए। इसे इच्छा के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। इसे दृढ़ता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। इसे एक योजना के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए और यह योजना कार्यवाही में स्थापित की जानी चाहिए। पैसा जब दौलत कहीं जाने वाली मात्रा में आता है तो पाने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही आसानी से बहकर आता है जैसे पानी पहाड़ों से बहता है। एक महान अनदेखी शक्ति की धारा मौजूद है जिससे एक नदी की तुलना की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में उन लोगों को लेकर आगे और ऊपर दौलत की ओर बढ़ता है जो इसमें आते हैं, और दूसरा हिस्सा विपरीत दिशा में इसमें आए दुर्भाग्यपूर्ण और जो खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे लोगों को लेकर नीचे दुख और गरीबी की ओर बहता है। हर वो व्यक्ति जो इस महान भाग्यलक्ष्मी को पा चुका है वह इस धारा के अस्तित्व को मान चुका है। इसमें इंसान की सोच की प्रक्रिया शामिल है। विचारों की सकारात्मक भावनाएं धारा का वह हिस्सा बनाती हैं जो दौलत की ओर ले जाता है। विचारों की नकारात्मक भावनाएं वह हिस्सा बनाती हैं जो नीचे गरीबी की ओर ले जाता है। इसमें उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत पाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ रहा है। यदि आप शक्ति की धारा के उस हिस्से में हैं जो गरीबी की ओर आता है तो यह एक पतवार का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप खुद को धारा की दूसरी ओर
ठेल सकते हैं या केवल अमल और प्रयोग से ही आपकी सहायता कर सकता है। केवल पढ़ने और कैसे ना कैसे उस पर निर्णय पारित करने से आप कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कभी कभी सकारात्मक और कभी कभी नकारात्मक पक्ष पर रहते हुए बारी बारी से धारा के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष के बीच अनुभव से गुजरते हैं। 29 का वॉल स्ट्रीट क्रैश लाखों लोगों को धारा के सकारात्मक पक्ष के नकारात्मक पक्ष पर बहा ले गया था। ये लाखों लोग वापस धारा के सकारात्मक पक्ष को पाने के लिए उनमें से कुछ हताशा और डर में संघर्ष कर रहे हैं। इस किताब को विशेष रूप से उन लाखों लोगों के लिए लिखा गया था। गरीबी और धन अक्सर स्थान बदल देते हैं। क्रैश ने दुनिया को यह सच सिखाया। हालांकि दुनिया लंबे समय तक इस सबक को याद नहीं रखेगी। गरीबी आमतौर पर स्वेच्छा से अमीरी की जगह ले सकती है। जब अमीरी गरीबी की जगह ले तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी कल्पना और सावधानी से क्रियान्वित की गई योजनाओं के द्वारा किया जाता है। गरीबी के लिए किसी योजना की ज़रूरत नहीं, इसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह बोल्ड और क्रूर है। अमीरी शर्मीली और डरपोक है, उसे आकर्षित करने की ज़रूरत होती है। कोई भी धन की इच्छा कर सकता है और ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही जानते हैं कि दौलत कमाने के लिए केवल एक निश्चित योजना के साथ एक तीव्र इच्छा ही भरोसेमंद साधन है। थैंक यू।